नमस्ते और डीके यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। नियति ही डॉक्टर ईशा है। नियति पहुंची ब्रिटेन। वो सब के पास आ गए तो नियति दादी माँ और जय आकाश, आदित्य और बुआ जी की फैमिली की तरफ देखकर बोली, मुझे कुछ काम है, मैं 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगी। तुम कहाँ जा रही हो लिटिल सिस्टर? जय ने जल्दी से खड़ा होकर पूछा। हाँ बच्चा, कहाँ जा रही हो, वो भी इस वक्त? दादी माँ भी बेचैन होकर बोली। नियति सिर हिलाकर बोली, बस थोड़ा काम में 2 दिन में वापस आ जाऊंगी। प्रशांत जी और बाकी दोनों कमांडो के साथ नियति बाहर चली गई। अब आगे बाकी सब बस हैरानी से देखते रह गए। किसी को नहीं पता था कि नियति कहाँ जा रही है। दादी माँ चिंता से बोली, आपने उनसे क्या बात किया? मेरी बच्ची उनके साथ कहाँ जा रही है? हाँ दादाजी, वो दोनों तो कमांडो की तरह लग रहे थे। मैंने ये यूनिफॉर्म अपनी ट्रेनिंग के वक्त इंडियन कमांडो को पहनते देखा था, अपनी स्कूल ट्रेनिंग के वक्त। जय ने भी पूछा। बाकी सब भी उनकी तरफ ही देख रहे थे। सब जानना चाहते थे कि नियति कहाँ गई है और कमांडो के लोग उसे खुद लेने के लिए क्यों आए थी। दादाजी गहरी सांस लेकर पार्वती जी को देखकर बोले, वो नियति को ब्रिटेन लेकर गए हैं, वहां वार में लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में है और उन सब को सिर्फ हमारी बच्ची ही बचा सकती है। क्या सबकी मुंह से एक साथ निकला, क्योंकि सबको पता था कि ब्रिटेन में कितनी भयंकर वार चल रही है इस वक्त। वहां किसी का भी जाना सेफ नहीं है। लोग पता नहीं कितने मर रहे होंगे या फिर घायल होंगे। आप ये क्या कह रहे हो जी? वो हमारी बच्ची को वहां क्यों लेकर गए हैं? अगर हमारी बच्ची को कुछ हो गया तो? दादी माँ चिंता से बोली। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या उन्होंने जगजीत जी से वादा नहीं किया था कि वो हमारी प्रिंसेस की जान को खतरे में नहीं डालेंगे? उनकी बात सुनकर विश्वनाथ जी भी चिंता से बोले, क्या हमारी बच्ची किसी की बात पहले सुनती थी? वैसे भी इस बार वो लोगों को बचाने गई है डॉक्टर बनकर। हम उसे उसकी ड्यूटी निभाने से नहीं रोक सकते। तभी जय चिढ़ते हुए बोला, दादाजी क्या आप साफ साफ कहेंगे कि वो लोग लिटिल सिस्टर को इतनी खतरनाक वार में क्यों लेकर गए हैं? क्या उनकी टीम में डॉक्टर नहीं है जो उन्हें मेरी प्रिंसेस की मदद लेनी पड़ रही है? हाँ दादाजी, इस वजह वहां सिचुएशन कितनी खतरनाक है आपको पता है ना, फिर आपने उन्हें क्यों नहीं रोका? आकाश भी परेशान होकर बोला। एक ही तो बहन सालों बाद उसे मिली थी। अभी तो उसने उसे राखी बांधा था, वो अपनी बहन के साथ ठीक से वक्त भी नहीं बीता पाया था। बाकी सब भी विश्वनाथ जी का जवाब जानना चाहते थे। विपुल जी और सीखा जी का दिल भी आज बहुत बेचैन हो रहा था। दोनों को भी बहुत डर लग रहा था नियति के लिए। वो चाहते थे नियति सेफ रहे, भले ही वो उनसे नफरत करती रहे। दादाजी गहरी सांस लेकर बोले, क्योंकि नियति के सिवा कोई डॉक्टर ट्रिकी केस को हैंडल नहीं कर सकता। क्योंकि नियति ही दुनिया की सबसे बेस्ट डॉक्टर है, डॉक्टर दिशा। इस वक्त उनकी टीम की चीफ को सिर्फ दिशा ही बचा सकती है। तो नियति कैसे नहीं जाती? उन्होंने नियति को पोती जो बनाया है। दादाजी की बात सुनकर तो सब देसे फिर से सदमे में थे। क्या नियति ही डॉक्टर दिशा है? इतनी बड़ी आइडेंटिटी, सबको शक लगा था। ये सच सबके सिर पर किसी पहाड़ की तरह गिरा था। विपुल जी आज चाहकर भी अपनी हैरानी को छुपा नहीं पाए। आपने क्या कहा पापा? क्या आपने सच कहा? नियति ही डॉक्टर दिशा है, जिसके बारे में अफवाह है कि उसे कोई ढूंढ नहीं पाया है अभी तक। करोड़ों रुपए देने के बाद भी डॉक्टर दिशा से मिलना मुश्किल होता है। क्या सच में वो दिशा नियति ही है? उनकी जुबान लड़खड़ा रहे थे। उन्हें खुद की ही पूछे सवाल पर भरोसा नहीं था। दादाजी बिना भाव के बोले, हाँ मेरी पोती, अगर डॉक्टर दिशा ना होती तो तुम्हें क्या लगता है मैं जिंदा कैसे बचता? क्या तुम्हें लगता है कोई और मेरी सर्जरी कर सकता था? क्या आप सच कह रहे हैं पापा? नियति इतनी बड़ी डॉक्टर है, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? सीखा जी हैरानी से बोली। तो दादी माँ भड़कते हुए बोली, तुम्हें क्यों बताते हम? तुम सबको मेरी बच्ची के बारे में जानने का कोई हक नहीं है, इसलिए मैंने तुम सबको नहीं बताया। फिर हंसते हुए बोली, ऐसे में बता दूं, नियति ने ही आपने नाना जी की हॉट सर्जरी भी किया था। नियति की वजह से ही वो आज जिंदा है और तभी उन्हें पता चला था कि नियति ही उनकी नातिन है। उनकी बात सुनकर सीखा जी की आंखें लाल हो गई। विपुल जी को प्राउड भी फील हो रहा था कि उनकी बेटी इतनी बड़ी डॉक्टर है, पर जो उन्होंने किया था वो कभी नहीं बता सकते थे कि उनकी बेटी इतनी बड़ी डॉक्टर है। सीखा जी को भी ऐसा ही फील हो रहा था। दोनों के ही दिल में इस वक्त हजारों बातें घूम रही थी। वहीं रूही और नेहा को इस वक्त और भी ज्यादा जलन हो रहा था। अमृत और अर्जित पूरी तरह से हैरान थे। वहीं जय, आकाश और आदित्य खुश भी थे और प्राउड भी फील कर रहे थे कि उनकी बहन दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर है। पर उन्हें उसके लिए चिंता भी हो रही थी, वो उस वार में जो गई थी।
बुआ जी ब्रिजेश जी भी हैरान थे। सब जानते थे कि डॉक्टर दिशा कितनी बड़ी शख्सियत है। अफवाह थी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर दिशा को हमेशा प्रोटेक्ट करती है और उन्हें Z+ सिक्योरिटी दी जाती है, और हर एक देश की गवर्नमेंट डॉक्टर दिशा के लिए अपनी रूल भी चेंज करने को तैयार है। अगर वो उनकी देश में थोड़े दिन के लिए सेशन भी दे तो भी गवर्नमेंट उसे प्रोटेक्ट करने पर अपनी सारी सिक्योरिटी लगा देता है। अगर उन्हें खरोच भी आ गई तो बड़े बड़े देश उनके लिए स्टैंड लेते हैं। आज तक वो सब भी एक बार उस मिस्ट्रियस और पावरफुल डॉक्टर दिशा से मिलना चाहते थे, पर उन्हें क्या पता था वो मिस्ट्रियस पावरफुल डॉक्टर दिशा तो हमेशा से उनकी आंखों के सामने ही थी। पर रूही को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो मासूम बनते हुए बोली, पर दादाजी ऐसा कैसे हो सकता है? नियति तो इंटरनेशनल रेसर निया है और वर्ल्ड वाइड एंटरटेनमेंट कंपनी की ओनर और म्यूजिक डायरेक्टर भी, और उसकी लेमीज ब्रांड भी एक इंटरनेशनल ब्रांड है, और वो सबसे बेस्ट डिजाइनर क्वीन लेमी है। उसकी लॉ फर्म भी है। इन सब को हासिल करने के लिए सालों की प्रैक्टिस और स्किल चाहिए। और अब आप कह रहे हैं कि वो डॉक्टर दिशा भी है? ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो अभी 18 की ही होने वाली है, इतनी सारी स्किल उसे कैसे आती है? क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया है? उसकी बात सुनकर जय मुंह बनाते हुए गुस्से से बोला, क्या तुम कह रही हो दादाजी और बाकी इंडियन कमांडो की टीम के लोग भी झूठ बोल रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है मेरी लिटिल सिस्टर भी तुम्हारी तरह बेकार होती? जैसे तुम हो बस आपने बाप के पैसों पर ऐश करना, और आपने इस गटर जैसी मुंह से कचरा उगलने के सिवा तुम्हें कुछ नहीं आता। जैसे तुम दूसरों की मेहनत को बर्बाद करने में लगी रहती हो। क्या तुम चाहती थी मेरी बहन भी वैसी ही हो? मेरी बहन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। वो एक साथ कितनी भी काम कर सकती है, उससे तुम्हें क्या? जय की बात सुनकर रूही का फेस काला पड़ गया। गुस्सा तो उसे बहुत आ रहा था। दादाजी भी सख्त भाव से बोले, तुम्हें मेरी बच्ची पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। तुम बस अपने बारे में सोचो, मेरी पोती के मैटर में अपना दिमाग मत घुसाओ। इतना कहकर दादाजी गुस्से से वहां से उठकर चले गए। वो ऑलरेडी थोड़े गुस्से में थे, नियति के लिए वो चिंता में डूबे हुए थे। वहीं दादी माँ भी वहां से चली गई। वहीं बाकी सब तो अब भी ये भूल नहीं पा रहे थे कि नियति की आसियत कितनी बड़ी है। सब अपने रूम में चले गए। वहीं तीनों भाई बैठकर ब्रिटेन की वार की न्यूज देखने लगे। उन्हें नियति की बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए वो हर एक अपडेट देखना चाहते थे। वहीं नियति ब्रिटेन पहुंच गई थी, इसलिए इस वक्त किंग और उसके छोटे भाई ने वार रोक दिया था, क्योंकि उन्हें भी न्यूज मिल चुकी थी कि एजेंट यति के साथ डॉक्टर दिशा ब्रिटेन आई है इंडियन स्पेशल फोर्स में किसी को बचाने के लिए, और उसके साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की Z+ सिक्योरिटी भी उसके साथ थी। और उस वक्त बाकी देश की गवर्नमेंट, खास करके इंडियन गवर्नमेंट की नजरें ब्रिटेन पर थी। अगर इस वक्त उन्होंने वार किया और इसमें गलती से डॉक्टर दिशा को कुछ हो गया तो बाकी सब देश भी उनसे रिश्ता तोड़ देंगे, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कहर जो उन पर बरसेगा वो अलग। नियति सिक्योरिटी के साथ वहां पहुंच गई जहां इंडियन गवर्नमेंट कमांडो और स्पेशल फोर्स के लोग रुके हुए थे। वो बिल्कुल आर्मी बेस कैंप की तरह बना हुआ था, और पास के घर में मेडिकल कैंप बना हुआ था जो इंडियन टीम के साथ लोगों की मदद करने के लिए आए थे। नियति पहले जगमोहन जी से मिलने गई। जगमोहन जी को एक बुलेट लगी थी, वो अभी भी बेहोश थे। नियति ने जल्दी से उनका ट्रीटमेंट किया। आधे घंटे बाद वो फ्री हुई और प्रशांत जी के साथ उस हिडन ड्रैगन कमांडो से मिलने चली गई। उसे उसका भी ट्रीटमेंट करना था। प्रशांत जी अधीर हो रहे थे। नियति डे से ही रूम में एंटर हुई। सारे कमांडो और स्पेशल फोर्स के ऑफिसर्स ने उसे सैल्यूट किया। वहीं कुछ डॉक्टर जो अंदर थे उन सब ने भी नियति को ग्रिट किया। नियति ने बस एक डॉक्टर को अपने पास रहने को बोलकर बाकी सबको बाकी घायल लोगों की मदद करने के लिए भेज दिया। नियति ने बस सिर हिला दिया और आगे चली गई। नियति ने जैसे ही बेड पर सोए इंसान को देखा, उसका दिल दे से जोरों से धड़कने लगा। उस इंसान की आंखें अभी भी खुली हुई थी। शायद पहले डॉक्टर की ट्रीटमेंट की वजह से वो होश में था, या खुद को होश में रखने की कोशिश कर रहा था। चेहरे पर अभी भी मास्क था, फिर भी उसकी ब्राउन सुनहरी आंखें देखकर ही नियति पहचान गई कि ये प्रखर है। वो जल्दी से बेड के पास चली गई। उसकी दिल पता नहीं क्यों पर बेचैन हो उठा। वहीं प्रखर जो ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से कमजोर था और खुद को होश में रखने की कोशिश कर रहा था, उसने अपने सामने नियति को देखा। फेस पर मास्क होते हुए भी वो नियति को अधखुली आंखों से भी पहचान गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। नियति बेड के पास बैठ गई और प्रखर के कान के पास जाकर धीरे से बोली, मिस्टर प्रखर रायजादा।
जब तक तुम खुद को एक्सप्लेन नहीं कर देते, जब तक मैं अपना स्कोर सेटल ना करूं, तब तक मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। प्रखर ने जैसे ही कुछ कहने के लिए मुंह खोला, उसकी मुंह से खून निकल गया। ये देखकर नियति की भौहें सिकुड़ गई। चोट तो बाहर लगी थी ना, तो मुंह से खून क्यों आ रहा है? नियति ने जल्दी से उसे एनेस्थीसिया दिया ताकि उसकी इंटरनल इंजरी की जांच कर सके। नियति को देखते देखते प्रखर की आंखें बंद हो गई। प्रखर ने लास्ट मोमेंट पर नियति की हाथ को कसकर पकड़ लिया, जैसे उसे कहीं नहीं जाने देना चाहता हो। नियति ने उसकी हाथ को देखा और उसकी होंठों पर हल्की स्माइल आ गई। उसने जल्दी से प्रखर को चेक किया। प्रशांत जी, जो थोड़ी दूरी पर किसी से बात कर रहे थे, वो उनके पास आ गए और नियति से चिंता से पूछा, क्या हुआ मेरा शेर, ठीक तो है ना? तुम उसकी सर्जरी तो कर सकती हो ना? अब उनकी होप सिर्फ नियति पर ही था, क्योंकि बाकी डॉक्टर तो सर्जरी करने से डर रहे थे, क्योंकि एक गोली प्रखर के दिल के पास लगी थी, जिसे निकालना बहुत रिस्की था। ऊपर से इन्फेक्शन फैलता जा रहा था और प्रखर की बॉडी कुछ अलग तरह रिएक्ट कर रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि प्रखर को इंटरनल इंजरी कहां पर हुआ है। नियति ने सिर हिला दिया और बोली, डोंट वरी, वो ठीक हो जाएंगे। उसकी बात सुनकर प्रशांत जी ने राहत की सांस लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि नियति कभी कुछ भी झूठ या गलत नहीं कहती थी। अगर वो पेशेंट को बचा नहीं सकती तो वो सामने कोई भी हो डायरेक्ट कह देती थी। जल्दी से प्रशांत जी ने बाकी सभी ऑफिसर्स को रूम से बाहर निकाल दिया। नियति और 2 डॉक्टर ही अंदर थे। सर्जरी की तैयारी हो चुकी थी। दोनों डॉक्टर बस नियति की हेल्प कर रहे थे। नियति आराम से प्रखर की सर्जरी कर रही थी। वो यहाँ एक भी गलती नहीं कर सकती थी। वो जानती थी प्रखर की डीएनए और खून की वजह से इसकी मुंह से ब्लीडिंग हो रहा है, जबकि उसे इंटरनल इंजरी नहीं हुई है, और ये बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं था। प्रखर की सर्जरी, प्राउड मोमेंट। जल्दी से प्रशांत जी ने बाकी सभी ऑफिसर्स को रूम से बाहर निकाल दिया। नियति और 2 डॉक्टर ही अंदर थे। सर्जरी की तैयारी हो चुकी थी। दोनों डॉक्टर बस नियति की हेल्प कर रहे थे। नियति आराम से प्रखर की सर्जरी कर रही थी। वो यहाँ एक भी गलती नहीं कर सकती थी। वो जानती थी प्रखर की डीएनए और खून की वजह से इसकी मुंह से ब्लीडिंग हो रहा है, जबकि उसे इंटरनल इंजरी नहीं हुई है, और ये बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं था। अब आगे नियति ने जल्दी से सर्जरी करना शुरू कर दिया था। उसने उसकी हॉट के पास से गोली को निकाला। अभी प्रखर के लिए ब्लड लॉस बिल्कुल भी ठीक नहीं था। भले ही गोली निकल जाए और ब्लड नहीं रुका रहा तो उसकी जान को खतरा हो सकता था। वो डॉक्टर उसे बस हेल्प कर रहे थे। डॉक्टर दिशा को इतनी स्मूथली सब कुछ करता देख वो हैरान थे। क्यों, इस सर्जरी में बहुत रिस्क था, खास करके वो तो ये रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं थे। थोड़ी देर में सर्जरी खत्म हो गई थी। अब बाकी गोली जो उसके हाथ में और एक दूसरे कंधे पर लगी थी, उसे भले ही निकाल दिया गया था, अभी भी स्टिचिंग के बाद थोड़ा खून आ रहा था। इसी वजह से सारे डॉक्टर परेशान थे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि स्टिचिंग के बाद भी थोड़ा थोड़ा ब्लड निकलता रहे, पर भाई जानती थी प्रखर के लिए ये नॉर्मल है। उसकी बॉडी में एक नहीं बल्कि 3 टाइप के ब्लड थे, और जब भी कहीं पर ज्यादा कट लगता था तो एक्सेसिव ब्लड लॉस होता था। उसने इसलिए रिसर्च करके एक मेडिसिन बनाया था। उसने जल्दी से आपने बैग ढूंढा और उसमें से बॉक्स को निकाला। अच्छा हुआ जो ये उसकी रिसर्च टीम ने बैग में रख दिया था। उसने प्रखर को देखा जो पूरी तरह से बेहोश था। उसने दोनों डॉक्टर को बाहर जाने के लिए बोला। ये मेडिसिन उसने अभी तक सीरम फॉर्म में नहीं बनाया था, वरना वो उसे इंजेक्ट कर देती। ये मेडिसिन पूरी तरह से आयुर्वेदिक था, जो 100 से ज्यादा जड़ी बूटियों से बनाया गया था। उसने खुद बनाया था। कुछ दिन में वो इसका सिरम और एंटीडोट बनाने वाली थी, पर अभी तो उसे इसे ही घोलकर प्रखर को पिलाना होगा। इसलिए उसने दोनों डॉक्टर को बाहर भेज दिया और डोर क्लोज कर दिया। नियति प्रखर के पास आए और उसने उसके फेस से मास्क को उतार दिया। प्रखर का मास्क भी खून से भीगा हुआ था। उसने प्रखर के चेहरे को ध्यान से देखा। इतनी क्रिटिकल कंडीशन में भी प्रखर का चेहरा बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, जिसे देखकर लाखों लड़कियां उसके पीछे पागल हो सकती थी। उसकी ग्रीक गॉड पर्सनैलिटी में कोई कमी नहीं आई थी, बस उसका होंठ ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से थोड़ा ड्राई हो गया था। नियति ने जल्दी से मेडिसिन को थोड़े गुनगुने पानी में घोल दिया और प्रखर के मुंह खोलकर उसे पिलाने की कोशिश करने लगी। ये दवाई बहुत कड़वी लगेगी, इसलिए उसने थोड़ा ही डाला था। प्रखर ने अपना मुंह फिर से बंद कर दिया। नियति गुस्से से बोली, ये आदमी होश में नहीं है, फिर भी देखो कैसे नखरे दिखा रहा है। प्रखर तो अब मुंह ही नहीं खोल रहा था, शायद उसे मेडिसिन का टेस्ट बहुत बुरा लगा था। नियति नीचे झुकी और प्रखर की होंठों पर आपने होंठ रख दिया।
बेहोशी में भी प्रखर नियति की होंठ का टेस्ट पाकर उसे चूसने लगा। नियति जल्दी से पीछे हटी और एक स्पून भरकर मेडिसिन उसके मुंह में डाल दिया। प्रखर ने मेडिसिन को पी लिया पर उसका मुंह ऐसा हो गया जैसे पता नहीं कौन सी गंदी चीज पी लिया हो। अगर वो होश में होता तो शायद वो कभी ऐसी हरकतें नहीं करता। नियति ने ऐसे ही 2 बार और उसे किस किया और सारा मेडिसिन उसे पिला दिया। नियति ने प्रखर को देखा और बोली, ये इंसान तो इतना तानाशाह था, और अब देखो कैसे किसी बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है। नियति ने अपने बैग से एक और मास्क निकाला और प्रखर को पहना दिया और बाहर चली गई। अभी उससे बहुत गुस्सा आ रहा था, ये जानकर भी कि इंडियन कमांडो टीम और स्पेशल फोर्स दोनों टीम यहाँ है। इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई अटैक करने की? क्या वो उसकी लिमिट को चैलेंज कर रहे हैं? और इसमें प्रखर और जगमोहन जी के साथ साथ और भी कितने लोग घायल हो गए थे। जैसे ही वो बाहर आए प्रशांत जी उसके पास चले गए और जल्दी से पूछा, कैसा है वो? वो बिल्कुल ठीक है, क्या आपको डॉक्टर ने नहीं बताया? हाँ, पर मैं तुमसे सुनना चाहता था, प्रशांत जी ने कहा। अभी तुम क्या करने के बारे में सोच रही हो बच्ची? प्रशांत जी ने पूछा। कुछ नहीं, अब जबकि वो हमारे पेशेंस की टेस्ट ले रहे थे, मुझे भी देखना है कि उनके अंदर कितना पेशेंस है। जितने घायल लोग हैं टीम से कहिए वो उन सबको ट्रीट करे, चाहे वो इंडियन हो या फिर ब्रिटेन के घायल लोग। मुझे भी देखना है वो कब तक वार रोक सकते हैं। और एक बार उन्होंने मेरे यहाँ होते फिर से बार स्टार्ट किया तो मुझे आसान हो जाएगा उनके खिलाफ जाने में। हमारे लोगों को सेफली निकालना है। अभी जो अलग अलग सिटी में लोगों को वापस लेने गए थे, उन्हें भी आराम से टाइम लेकर घूम फिर कर खा पी कर आने के लिए बोलिए। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर प्रशांत जी ने सिर हिला दिया। अब जब किंग और उसके भाई ने इस डेविल को भड़काया है, इसके लिए तो उन्हें भुगतना ही था। क्या जरूरत थी उन्हें अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने की? वो तो इंडिया के लोगों को यहां से लेकर आराम से वापस चले जाते। अब जब उन्होंने इस टेडी लड़की के भड़काया है तो भुगते उन्हें क्या? किंग का छोटे भाई तो बस इंडिया के लोगों का जाने का इंतजार कर रहा था। अगर उसे पता होता कि उसके जल्दी अटैक करने से डॉक्टर दिशा यहां ब्रिटेन किसी को बचाने आ जाएगी, तो वो कभी भी पहले वार स्टार्ट नहीं करता। वो इंडिया के लोगों के जाने का इंतजार करता। अब तो उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगा था। वो ना अटैक कर सकता था, ना ही डॉक्टर दिशा को रोकने के लिए कुछ कर सकता था। वहीं शेखावत मेंशन में सब हॉल में बैठे हुए थे और टीवी में न्यूज देख रहे थे। दादाजी और दादी माँ ही देखना चाहते थे, इसलिए बाकी सब भी बैठकर देख रहे थे। टीवी में ब्रिटेन का वार दिखाया जा रहा था। ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इस वक्त ये वार लगभग बाकी सारे देश में भी दिखाया जा रहा था। अभी वार बंद था। जैसे ही डॉक्टर दिशा पहुंची, कैमरा ने जल्दी से उन्हें रिकॉर्ड कर लिया। उनके पीछे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की Z+ सिक्योरिटी भी था। नियति को देखकर घरवाले सब उसे पहचान गए। दादी माँ ने दादाजी के हाथ को पकड़ लिया और अपनी आंखों में आंसू लिए बोली, मेरी बच्ची, वहां वो ठीक तो रहेगी ना? अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं सह नहीं पाऊंगी। दादाजी उनकी हाथ को सहलाते हुए बोली, तुम चिंता मत करो, हमारी बच्ची को भला क्या हो सकता है? अगर वो वहां 1 महीने भी रुकेगी तो 1 महीने तक ये वार को खुद बंद कर सकती है। क्या तुम भूल रही हो हमारी बच्ची है कौन और उसके पास कितनी पावर है? कौशल्या जी भी बोली, हाँ भाभी, हमारी बच्ची के साथ पूरा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा है। कोई भी देश उनके खिलाफ तब तक नहीं जाएगा जब तक वो खुद को पूरी तरह से बर्बाद ना करना चाहे। जय। आकाश और आदित्य ने भी दादी माँ को अच्छे से समझा दिया। वहीं रूही मन ही मन जलन और नफरत से भर गई थी और मन ही मन बोली, अगर ये नियति वही मर जाए तो बहुत अच्छा होगा। नेहा भी रूही की तरह ही सोचती थी। दोनों की कॉमन दुश्मन जो थी नियति। वहीं अमृत और अर्जित की इमोशन इस वक्त बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे। वो टीवी में अपनी उस बहन को देख रहा थे जिसे दोनों ने पहले बहन ही नहीं माना था। आज लोग उसे किसी भगवान की तरह पूजते हैं। उसे आज लाखों लोग आशीर्वाद दे रहे थे, खास करके ब्रिटेन के आम लोग। रिपोर्टर उन सबकी इंटरव्यू भी ले रहे थे जो सेल्टर में थे। इस वार में वही पीस रहे थे जबकि उनका इसमें कोई मतलब नहीं था। वो सब इस वक्त डॉक्टर दिशा को किसी भगवान की तरह मान रहे थे, जिसकी आने की वजह से वार रुक गया और उनके बच्चे और बाकी घरवाले कुछ दिन के लिए सेफ हो गए। विपुल जी और सीखा जी की आंखों में भी आंसू था। वो अपनी उस बेटी को देख रहे थे जिन पर पूरा देश प्राउड कर रहा था। इस बेटी को उन्होंने कभी नहीं अपनाया और आज उनकी वही बेटी उस जगह थी जहां से वो बस उसे देख सकते थे पर उसके पास नहीं जा सकते थे। आज वो दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर थी जिसके आगे पूरा देश भी झुकने पर मजबूर हो गया था।
उन्हें आज बहुत प्राउड फील हो रहा था, वहीं खुद पर शर्म भी हो रहा था। उन्होंने खुद ही अपनी इस बेटी को खुद से दूर किया था। टीवी में थोड़ी देर में फिर से नियति को दिखाया जा रहा था, जो बाहर आ गई थी और इस वक्त बाहर लोगों को बचाने में और उन्हें ट्रीट करने में बाकी डॉक्टर्स की मदद कर रही थी। उसे देखकर इस वक्त सबको प्राउड फील हो रहा था, सिर्फ रूही और नेहा को छोड़कर, क्योंकि नियति को इतना ज्यादा अटेंशन मिलना देख उन दोनों से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। आदित्य हंसते हुए बोला, हमारी प्रिंसेस कितनी अच्छी और प्यारी है, और कुल भी देखो कैसे उसने ब्रिटेन को एक ही दिन में पूरी तरह से शांत करवा दिया। हाँ, आखिरकार वो हमारी बहन है, वो बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। देखो, उससे तो सारे देश भी डरती है और WHO भी प्रिंसेस की प्रोटेक्शन को लेकर कोई चांस नहीं लेता, जय भी प्राउडली बोला। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, वो सच में हर एक फील्ड में एक्सीलेंट है। पता नहीं उसमें और क्या क्या स्किल छुपा है। मुझे लगता है हमें बेशकीमती खजाना मिल गया है। हमें अपनी प्रिंसेस को संभाल कर रखना चाहिए, आकाश भी इस बार घमंड से बोला। तभी जय, विपुल जी, सीखा जी और बाकी सब का मजाक उड़ाते हुए बोला, कुछ लोगों को खजाना नहीं कचरा पसंद आता है, इसलिए वो खजाने को छोड़कर कचरे को सिर पर बैठा कर रखते हैं। सब समझ रहे थे जय किसको पॉइंट करके ये सब कह रहा है, पर कोई कुछ नहीं बोला। वो जय से इस वाक्य झगड़ा नहीं करना चाहते थे। रूही को भी समझ में आ रहा था कि जय उसे कचरा और नियति को खजाना कह रहा है। अंदर से वो गुस्से से भर गई थी, उसने गुस्से से मुठिया कस लिया। बस मेरी बच्ची सही सलामत वापस आ जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो आ जाएगी तो मैं उसके लिए पूजा रखूंगी। दादी माँ अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए बोली। तो दादाजी बोले, हाँ वैसे भी उसकी जन्मदिन है कुछ दिन में। हर साल तो तुम मंदिर में उसके लिए पूजा रखती थी, पर इस बार हम यहीं पूजा रखवाएंगे और भारद्वाज फैमिली को भी इनवाइट करेंगे, तो एक मना नहीं कर पाएगी। दादी माँ ने हाँ में सिर हिला दिया। वहीं आपने घर वाले आएंगे सुनकर सीखा जी की आंखों में चमक आ गई। वो इतने सालों बाद उन्हें देखेगी, क्या वो उसे एक बार माफ करेंगे? अगले दिन ब्रिटेन में नियति अभी अभी कुछ लोगों की ट्रीटमेंट करके वापस आई थी। प्रशांत जी उसके पास आकर बोले, बच्ची मेरे शेर को कल रात से होश आ गया है, वो तुमसे मिलने की बात कर रहा है। नियति ही हाँ में सिर हिला दिया। उसे पता था प्रखर का विल पावर स्ट्रोंग है, कोई और होता तो उसे इतनी जल्दी कभी होश नहीं आता। वो भी प्रखर से बात करना चाहती थी, इसलिए प्रखर के रूम की तरफ चली गई। रूम में इस वक्त कोई नहीं था। प्रखर को अपने पास भीड़ पसंद नहीं था, इसलिए उसने सबको अपने रूम से बाहर निकाल दिया था। जैसे ही नियति अंदर आई, उसने प्रखर को देखा जो बेड से टेक लगाए किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो, ये कल वाले बच्चे से बिल्कुल अलग लग रहा था। नियति को देखते ही प्रखर ने अपना मास्क उतार दिया। नियति को देखते ही वो पहचान गया था, जब वो बेहोश हो रहा था तब भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी बनी का हाथ पकड़ रखा है। पहले तो उसे ऐसा लगा जैसे वो मरने वाला है, इसलिए उसे ये सब दिखाई दे रहा है। पर नियति की छुअन, उसकी खुशबू सब झूठ नहीं था। जब वो उठा तो उसे अपने बॉडी से भी नियति की ही खुशबू आ रही थी। नियति को देखते ही उसकी होंठों पर स्माइल आ गई। नियति जैसे ही उसके पास पहुंची, प्रखर ने उसे खींचकर अपने गोद में बैठा लिया और नियति की चेहरे से मास्क को उतार दिया। नियति उसे देखकर थोड़े गुस्से से बोली, क्या आप चाहते हो मैंने जिस तरह से आपको बचाया है उसी तरह से फिर से जख्मी कर दूं जो आप मुझे खींच रहे हो? आपको समझ नहीं आ रहा है क्या आपको चोट लगी है? आपको इस वक्त अपने हाथ पर और बॉडी पर प्रेशर नहीं देना चाहिए। ही उसकी होंठों पर स्माइल आ गई। नियति जैसे ही उसके पास पहुंची, प्रखर ने उसे खींचकर अपने गोद में बैठा लिया और नियति की चेहरे से मास्क को उतार दिया। नियति उसे देखकर थोड़े गुस्से से बोली, क्या आप चाहते हो मैंने जिस तरह से आपको बचाया है उसी तरह से फिर से जख्मी कर दूं जो आप मुझे खींच रहे हो? आपको समझ नहीं आ रहा है क्या आपको चोट लगी है? आपको इस वक्त अपने हाथ पर और बॉडी पर प्रेशर नहीं देना चाहिए। अब आगे। उसकी बात सुनकर प्रखर उसकी गर्दन पर किस करते हुए बोला, तुम्हें मेरी चिंता हो रही है बनी? तो साफ साफ बोलो ना, तुम्हारी मुंह से मैं आपने लिए परवाह सुनना चाहता हूं। प्रखर को ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी पूरी दुनिया को इस वक्त अपनी बाहों में समेट रखा हो। मुझे परवाह नहीं है, मुझे तो कियान की परवाह है। अगर आपको कुछ हो गया तो वो छोटा सा बच्चा क्या करता? आप यहाँ क्यों आए? ये मेरा काम है बनी। वैसे तुम झूठ बोलते हुए और भी क्यूट लगती हो। मेरा मन कर रहा है अभी के अभी तुम्हें खा जाऊं। जैसे तुम मुझे दवाई खिला रही थी, अभी भी मुझे तुम्हारी होंठों का टेस्ट महसूस हो रहा है।
अगर तुम्हें मेरी परवाह नहीं होती तो मेरी बनी ऐसा कभी नहीं करती। नियति ने हैरानी से प्रखर को देखा और मन ही मन बोली, इस आदमी को कैसे पता चला कि वो उसे किस कर रही थी? ये तो बेहोश था ना? उसे इस तरह से चौंकते हुए देखकर प्रखर हंसते हुए बोला, इतना हैरान मत हो बनी। भले ही मैं बेहोश था फिर भी मेरी सेंसेस काम कर रही थी। सर्जरी के बाद से ही मुझे महसूस हो रहा था मेरे आसपास क्या हो रहा है। बस मैं आंखें नहीं खोल पा रहा था, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ता। नियति की गाल शर्म से लाल हो गई। वो आपने शर्म को छुपाते हुए कॉन्फिडेंस के साथ बोली, वो तो आप दवाई नहीं पी रहे थे इसलिए मुझे आपको किस करना पड़ा, वरना मैं आपको सपने में भी किस नहीं करती। पर मैं तो सोते जागते सपने में हर वक्त तुम्हें किस करना चाहता हूँ मेरी बनी। प्रखर उसकी गाल पर किस और बाइट करके बोला, वैसे मुझे नहीं पता था मेरी बनी इतनी ज्यादा टैलेंटेड और पावरफुल है। मेरी बनी दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर है, डॉक्टर दिशा है, और स्पेशल फोर्स की सबसे काबिल हैकर और एजेंट यति भी है। नियति ने प्रखर को देखा तो प्रखर उसकी नाक पर अपना नाक रब करते हुए बोला, ज्यादा मत सोचो बनी, कल रात से मैं होश में था। प्रशांत दादाजी ने बताया कि मुझे डॉक्टर दिशा ने बचाया, तो मैं समझ गया मेरी बनी ही डॉक्टर दिशा है। और बाद में मुझे पता चला डॉक्टर दिशा के साथ साथ तुम सबसे काबिल एजेंट यति भी हो। उसकी बात सुनकर नियति तिरछी स्माइल करते हुए बोली, ये तो अच्छी बात है कि आपको पता है मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ। मैं आपको एक पॉइजन इंजेक्शन देकर मार सकती हूँ। आपको ये बात पता है ना? फिर आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? नियति की बात सुनकर प्रखर ने हैरानी से उसे देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने अपनी बनी को कब धोखा दिया। प्रखर नियति की हाथ को पकड़कर बोला, बनी ये तुम क्या कह रही हो? मैंने कब तुम्हें धोखा दिया? जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। तुम्हारी अलावा मैंने किसी भी लड़की को देखा तक नहीं। उसकी बात सुनकर नियति को हंसी आ रही थी, फिर भी उसने गंभीर भाव बनाए रखा और बोली, झूठ। क्या आपकी फैमिली मिस रूही शेखावत के लिए बहुत जल्द रिश्ता लेकर शेखावत फैमिली में नहीं आ रही है? क्या उस घटिया बेवकूफ लड़की के लिए रिश्ता? ये तुमसे किसने कह दिया बनी? मेरे घर वाले तो तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आ रहे हैं। प्रखर ने मासूम चेहरा बना लिया था जिसे देखकर कोई भी पिघल जाए। मैं नहीं पिघलने वाली आपकी इस झूठ पर मिस्टर रायजादा, नियति सिर हिलाकर बोली। तो प्रखर हंसते हुए बोला, तो क्या करूं मैं आपको मानने के लिए मेरी क्वीन? और पहले तुम ये बताओ तुम्हें ये बकवास झूठी बातें किसने बताया? रूही शेखावत ने। और किसने? और ये बात तो पूरा शेखावत फैमिली जानता है कि आपकी फैमिली वाले रूही के लिए रिश्ता लेकर आ रहे हैं। ये बात आपकी बहन प्राची ने ही कहा है। क्या ये झूठ है? उसकी बात सुनकर प्रखर को प्राची पर गुस्सा आ रहा था। उद्धरण चिन्ह। प्राची ने कब और किससे झूठ बोला? मैं अभी कॉल करके उस लड़की से पूछता हूँ। प्रखर गुस्से से बोला तो नियति सिर हिलाकर बोली, शो मुझे भी सच सुनना है। अगर जो रूही शेखावत ने कहा वो सच है तो मैं आपको आसानी से नहीं छोड़ूंगी मिस्टर प्रखर रायजादा। आपको भी मेरी पावर का अंदाजा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हर रात आप मेरे साथ सोने आते हो तो मैं कैसे आपको किसी और से शादी करने दूं? सो आप जो कह रहे हो वही सच हो, वरना। इतना कहकर नियति ने प्रखर के गाल पर बाइट किया। तुम जो चाहे मेरे साथ कर सकती हो जान। इतना कहकर प्रखर ने साइड से फोन लेने की कोशिश की तो नियति ने ही फोन लाकर उसे दे दिया। वो जल्दी किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी। उसे इस वक्त सच जानना था क्योंकि वो भी प्रखर की तरफ खींचती जा रही थी। प्रखर ने जल्दी से प्राची को कॉल लगा दिया। वहां शाम का वक्त हो रहा था। प्राची अभी कॉलेज से आई थी। आपने भाई का कॉल देखकर उसने जल्दी से कॉल रिसीव कर लिया। आज शायद सालों में एक बार उसका भाई उसे अपनी तरफ से कॉल कर रहा था। जैसे ही प्राची ने कॉल रिसीव किया प्रखर ने शांति से पूछा, प्राची बच्चा क्या तूने किसी से कहा था कि हमारी फैमिली रूही शेखावत के लिए रिश्ता लेकर आने वाली है? आपने भाई की बात सुनकर प्राची कंफ्यूज हो गई। वो अपने भाई की आवाज में थोड़ा गुस्सा महसूस कर पा रही थी और बोली, भाई क्या प्राची मेरी होने वाली भाभी की बड़ी बहन नहीं है? तो मैं किसी से क्यों कहूंगा ये बात कि हम रूही शेखावत के लिए रिश्ता लेकर जा रहे हैं? ओहो याद आया, कॉलेज में मैं मिस रूही को ढूंढ रही थी क्योंकि मुझे भाभी की फोटो देखना था और मिस शेखावत की एक दोस्त ने आकर हमसे पूछा था तो राशि और मैंने बस इतना बताया कि हम उनके घर रिश्ता लेकर जाने वाले हैं। भाई लगता है उन्होंने कुछ गलत एस्ज्यूम कर लिया। अब मैं क्या करूं भाई? क्या मैं जाकर कल उन्हें ढूंढकर उनकी गलतफहमी को दूर कर दूं? कहीं भाभी और आपके बीच इस वजह कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई ना? प्राची बहुत चिंता कर रही थी और हड़बड़ाकर बोल रही थी।
तभी नियति ने प्रखर के हाथ को पकड़कर ना में सिर हिला दिया। प्रखर ने आराम से कहा, क्लियर करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस कुछ भी मत कहना, उन्हें उसी गलतफहमी में रहने दो। इतना कहकर प्रखर ने फोन रख दिया। वहीं दूसरी तरफ प्राची बस फोन को देख रही थी। शायद उसके भाई ने कुछ प्लान किया हो। उसने कंधे उच्च दिया और रूम में चली गई। वहीं प्रखर नियति को हक करके बोला, बनी क्या अब तुम्हारी डाउट खत्म हुआ? हो गया। प्रखर हंसते हुए बोला, तो फिर तुमने मुझे मना क्यों किया उन्हें क्लियर करने से? उसकी बात सुनकर नियति तिरछी स्माइल कर बोली, उन्हें इसी गलतफहमी में रहने दो, यही अच्छा है। नियति को अगर पता होता प्राची वही लड़की जिसने उसे छोटी बहन बना लिया था उस दिन कॉन्सर्ट में, तो शायद वो उसे पूछने को भी नहीं बोलती, क्योंकि उसे भी यही लग रहा था ये कोई गलतफहमी है। तभी प्रशांत जल्दी में अंदर आए। नियति डोर क्लोज करना भूल गई थी। जैसे ही प्रशांत जी अंदर आए, प्रखर और नियति को इतना क्लोज देखकर वो चौंक गए। नियति अभी भी प्रखर के गोद में बैठी हुई थी। वहीं प्रखर ने उसे पीछे से हक किया हुआ था। ये प्रशांत जी के लिए आज की सबसे बड़ा शौकन बात थी। उन्हें तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। उनका शेर जो इतना रूड और एरोगेंट है कि लड़कियों को देखता भी नहीं है, और उनकी पोती जिसे वो कब से अडॉप्ट करना चाहते थे, पर ऐसा हो नहीं पाया, इसलिए वो इन दोनों की ही शादी करवाना चाहते थे। पर उन्हें ज्यादा उम्मीद नहीं थी, पर अब तो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया ही घूम गया हो। प्रखर ने उन्हें शांति से देखा, पर उसका अपनी बनी को छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। प्रशांत जी हकलाते हुए बोले, तुम दोनों क्या तुम दोनों साथ हो? मतलब क्या तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? उनकी बात सुनकर नियति ने सिर हिला दिया और बोली, पता नहीं। तभी प्रखर बोला, ऑफकोर्स मैं सालों से अपनी बनी को पसंद करता हूँ, अब आपको क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? उसकी बात सुनकर प्रशांत जी गुस्से से पैर पटकते हुए बोले, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जब मैं तुम्हें बोल रहा था इससे मिल लो, एक बार शादी कर लो, तब तो तुम बड़ा मना कर रहे थे, अब कह रहे हो सालों से प्यार करते हो। आपने मुझे कहा था एजेंट यति से शादी कर लो, पर मुझे कहाँ पता था मेरी बनी ही एजेंट यति है जिससे मैं प्यार करता हूँ। अगर आप मुझे फोटो दिखाते तो मैं जरूर कब का आपकी बात मान लेता। वैसे भी आप चिढ़ क्यों रहे हो? आप चाहते थे ना हम दोनों शादी कर ले। अब तो बहुत जल्दी हम दोनों शादी करने वाले हैं, आपको तो खुश होना चाहिए। उसकी बात सुनकर प्रशांत जी ने गुस्से से उसे घूर कर देखा और बोले, लड़के अच्छा होगा तुम सच बोलो, तुम जो बोल रहे हो वो बात झूठ ना हो। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? कुछ दिन बाद अपनी बनी की बर्थडे के दिन ही घरवाले रिश्ता लेकर जाने वाले हैं। आप और बाकी सब भी चाहे तो आ सकते हो हमें चीयर अप करने के लिए। प्रखर की बात सुनकर प्रशांत जी खुश होकर बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं उस जगमोहन के सामने कैसे घमंड करता हूँ देखो। वाह, अब मेरे शेर की शादी मेरी शेरनी से होगी, पूरा डिपार्टमेंट को मैं मिठाई बांटूंगा और मेरी तरफ से सबको बड़ा सा पार्टी दिया जाएगा। तभी नियति प्रखर के हाथ को छुड़ाकर खड़ी होकर बोली, ज्यादा खुश मत हो ये छोटे दादाजी, अगर नाना जी जानेंगे तो वो आपकी खुशी हवा हो जाएगी। उसकी बात सुनकर प्रशांत जी हड़बड़ा गए। उन्हें जगजीत जी की बात याद थी, जब तक वो खुद लड़के को अप्रूव नहीं कर देते तब तक उनकी नातिन को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है। तुम चिंता मत करो बच्ची, मैं उस बूढ़े जगजीत को मना लूंगा और जगमोहन भी जरूर मेरा साथ देगा। आखिरकार ये तुम दोनों की बात है। मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम दोनों बात करो। इतना कहकर वो खुशी से बाहर चले गए। उन्हें ये गुड न्यूज जगमोहन को भी देना था और उनके सामने घमंड भी तो करना था। उन्हें तो ये भी ख्याल नहीं था कि वो इस वक्त ऐसे जगह पर है जहां किसी भी वक्त वार छिड़ सकता था। उनका तो खुशी से नाचने का मन कर रहा था। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया था। प्रखर और जगमोहन जी दोनों ही पूरी तरह से ठीक हो गए थे। आज वो इंडिया वापस जा रहे थे। प्रखर और नियति एक साथ फ्लाइट में सीट पर बैठे हुए थे। ये नियति का पर्सनल जेट था और प्रखर भी उसके साथ ही आया था, जबकि उसके पास भी उसका पर्सनल जेट था, पर वो तो नियति के साथ वक्त बिताना चाहता था। नियति अपने लैपटॉप पर कुछ डिजाइन बना रही थी। वहीं प्रखर उसे हक करके उसके कंधे पर सिर रख के बैठा हुआ था और नियति को डिजाइन बनाते हुए देख रहा था। वो उसकी गर्दन को चूमते हुए बोला, बनी क्या तुम मेरे लिए भी एक डिजाइन बना दोगी जो सिर्फ स्पेशली मेरे लिए हो? नियति ने आपने सिर टिल्ट करके उसे देखा और हल्का मजाक करते हुए बोली, मेरी डिजाइन बहुत महंगी होती है मिस्टर रायजादा, क्या आप उसे अफोर्ड कर सकते हो? उसकी आंखों में एक मजाकिया भाव था। उसकी बात सुनकर प्रखर हंसते हुए बोला, बिल्कुल, अगर मुझे अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हें देना है तो भी मैं उसे अफोर्ड कर लूंगा। वैसे भी मैं तुम्हारे लिए ही तो कमा रहा हूं बनी।
नियति ने हैरानी से प्रखर को देखा, ये आदमी कितनी स्वीट बातें करता है। नियति ने सिर हिला दिया और बोली, ठीक है, मेरे लिए अच्छे से इनकम करो। नियति फिर प्रखर के लिए डिजाइन बनाने लगी। प्रखर उसे चूमते हुए उसकी काम को देख रहा था। कल नियति की बर्थडे था। वो कल नियति को हमेशा के लिए अपना बनाने की प्रपोजल लेकर जाने वाला था। ऐसे तो उसे नियति के बाकी घर वालों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर नियति के दादाजी और दादी माँ की मंजूरी लेना जरूरी था। रात का वक्त। नियति अभी आकर शेखावत विला पहुंची। रात के 11:30 बज रहे थे। जैसे ही नियति अंदर गई उसने देखा सब अंदर हॉल में ही बैठे हुए थे। उसे लगा था सब डिनर करके अपने अपने रूम में चले गए होंगे, पर यहाँ तो सब सोफे पर बैठे हुए थे। नियति की बर्थडे पूजा की तैयारी। वो कल नियति को हमेशा के लिए अपना बनाने की प्रपोजल लेकर जाने वाला था। ऐसे तो उसे नियति के बाकी घर वालों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर नियति के दादाजी और दादी माँ की मंजूरी लेना जरूरी था। रात का वक्त। नियति अभी आकर शेखावत विला पहुंची। रात के 11:30 बज रहे थे। जैसे ही नियति अंदर गई उसने देखा सब अंदर हॉल में ही बैठे हुए थे। उसे लगा था सब डिनर करके अपने अपने रूम में चले गए होंगे, पर यहाँ तो सब सोफे पर बैठे हुए थे। अब आगे। उन्हें देखकर नियति हैरान थी। नियति को देखते ही जय, आकाश, आदित्य उसके पास भागते हुए आ गए, और दादाजी, दादी माँ, कौशल्या जी और ब्रिजेश जी भी उसके पास आ गए। संग्राम जी और चंद्रिका जी दोनों ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। उन्हें अर्जेंट काम था, वरना वो भी नियति की जन्मदिन की वजह से रुकना चाहते थे, पर कौशल्या जी और ब्रिजेश जी अपने दोनों पोते के साथ यही रह गए थे। लिटिल सिस्टर प्रिंसेस, तुम ठीक तो हो ना? आकाश और आदित्य दोनों नियति की चिंता करते हुए बोले। हाँ भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए मुझे क्या हुआ है। कुछ नहीं, तुम इतनी खतरनाक मिशन पर गई थी, इसलिए तुम्हारे तीनों भाइयों को तुम्हारे लिए चिंता हो रही थी। वहीं अमृत और अर्जित जो सोफे के पास खड़े थे, उन्हें थोड़ा बुरा लगा उनकी दादी ने उनके बारे में क्यों नहीं बताया। वो भी तो नियति को लेकर चिंता कर रहे थे। वहीं विपुल जी और सीखा जी ने नियति को देखकर राहत की सांस ली। उन्हें भी नियति की काफी चिंता हो रही थी। वहीं रूही और नेहा गुस्से और नफरत से नियति को देख रही थी। क्यों नियति को इतनी अटेंशन क्यों मिल रहा है? बस एक डॉक्टर ही तो है, जिंदगी भर ट्रीटमेंट करके भी क्या कर लेगी। दोनों को ही बहुत नींद आ रही थी। वो अपनी ब्यूटी स्लिप को खराब नहीं करना चाहते थे, फिर भी सबके सामने अच्छा बनने के लिए यहाँ आकर खड़े हुए थे। वहीं सब नियति को घेर कर खड़े थे और उससे सब कुछ जानने की कोशिश कर रहे थे। अपनी बहन को इतना पावरफुल और इतनी बड़ी डॉक्टर के रूप में देखकर, जिसे दुनिया में अनगिनत डॉक्टर सब फॉलो करना चाहते हैं और लीजेंड मानते हैं, उन्हें कितनी खुशी हो रही थी। तीनों भाई नियति को बताने पर तुले हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे तीनों कंपटीशन कर रहे हो कि जिसे ज्यादा प्राउड होगा नियति की फेवरेट बन जाएगा और नियति उसे कोई प्राइज देगी। उन्हें इस तरह से नियति को घेरता देखकर कौशल्या जी बोली, बस करो तुम तीनों, अपनी बहन को फ्रेश होने दो। अभी आए हैं, कितने दिनों से बाहर थी, उसे रेस्ट करने का भी वक्त नहीं मिला है। उसे थोड़ा रेस्ट करने दो, बाद में अपनी पिटारा खोलना। कौशल्या जी की बात सुनकर तीनों भाई ने सिर हिला दिया। वो कैसे भूल गए कि उनकी बहन थक कर आई होगी, उसे रेस्ट की जरूरत है। लिटिल सिस्टर, तुम जाओ, जाकर पहले फ्रेश हो जाओ, फिर हम सब ढेर सारी बातें करेंगे। हाँ हाँ, जाओ फ्रेश हो जाओ प्रिंसेस। आकाश और आदित्य भी हाँ में सिर हिलाते हुए बोले। तभी रूही और नेहा आगे आकर बेमन से बोली, वेलकम बैक नियति। उनकी होंठों पर छोटी सी स्माइल थी, पर उन दोनों की आंखों में नफरत साफ साफ दिखाई दे रही थी। ओह मिस रूही और नेहा, मुझे तो आना ही था। तबाही इतनी जल्दी थोड़ी ना छोड़कर जाती है। जब तक सब कुछ तबाह ना कर दे। उसकी होंठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। उसकी आंखें खतरनाक तरीके से चमक रही थी। रूही और नेहा को उसकी आंखें देखते ही डर लगने लगा, जैसे वो किसी खाई में देख रहे हो। वैसे लगता है मेरी जाने के बाद तुम दोनों की लाइफ काफी आसान हो गई थी। पनिशमेंट पूरा कर लिया होगा तुम दोनों ने, इसलिए आप खुश लग रहे हो, है ना? नियति की बात सुनकर जय बोला, बिल्कुल लिटिल सिस्टर, हमारे होते हुए क्या ये दोनों अपनी पनिशमेंट से बच सकते थे? नियति ने तिरछी स्माइल करके दोनों को देखा, फिर वहां से ऊपर चली गई। रूही और नेहा ने गुस्से में अपनी मुठ्ठियां कस लिया। वो दोनों अपनी प्राइड को साइड में रख के नियति के सामने उसे ग्रिट करने आए थे, पर नियति ने तो बस उनकी इंसल्ट की। वो क्या सोचती है, उन्हें वो कभी भी कुछ भी बोल सकती है। दोनों गुस्से में थे पर कुछ नहीं कर सकते थे। जय बोला, अब नियति जब तक फ्रेश होकर आए, चलो हम उसकी सरप्राइज ले आते हैं। आकाश और आदित्य की आंखों में भी खुशी से चमक आ गई।
आदित्य ने टाइम देखा और बोला अब 11:15 हो गए हैं। 12 बजे बजने में बस 15 मिनट है, चलो पहले उसे अच्छे से डेकोरेट कर देते हैं। तीनों वहां से किचन की तरफ चले गए और फ्रिज से केक को निकाला और हॉल में ले आए। तीनों ने दिन भर इस केक बेक करने में मेहनत किया था। पहले 2 केक को जलाने के बाद ये तीसरा केक था जो अच्छा बना था। दिन भर इंटरनेट से देखकर बनाकर लास्ट को वो तीनों सेटिस्फाइड थे। जय ने उस पर हैप्पी लिखा, तभी आदित्य ने उसके हाथ से कोन छीन लिया और बोला, देखो तो तुम्हारा हैंड राइटिंग कितना गंदा है, अब मैं ही अपनी खूबसूरत हैंड राइटिंग से इस पर लिखूंगा। जय ने उससे घूर कर देखा पर कुछ नहीं बोला। आदित्य ने उस पर बर्थडे लिख दिया। तभी जय हंसते हुए बोला, देखो तो मुझे कौन कह रहा था, जिसकी हैंडराइटिंग खुद बच्चों जैसी है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी नर्सरी स्कूल की बच्चे ने बर्थडे लिख दिया है। तभी आकाश ने उसके हाथ से कोन छीन लिया और बोला, बहुत हुआ तुम दोनों का, अब मैं लिखता हूँ। आकाश ने उस पर खूबसूरती से नियति का नाम लिख दिया। वाह भाई, आपने तो बिल्कुल किसी प्रोफेशनल की तरह लिखा है। अगर कोन की जगह पेन से लिखना होता तो मैं भी इतनी ही खूबसूरती से लिख देता। आदित्य हंसते हुए बोला, हे तुम लिखोगे? जय ने उससे मजाक उड़ाने वाली नजरों से देखा तो आदित्य चिढ़ गया, वहीं बाकी उन्हें उनकी नोक-झोंक देखकर हंस रहे थे। तभी आकाश बोला, चलो ऊपर चलते हैं, अब बस 5 मिनट बाकी है। दादाजी, दादी माँ, कौशल्या जी, ब्रिजेश जी और तीनों भाई नियति की रूम की तरफ चले गए। किसी ने भी विपुल जी, सीखा जी और चारों बच्चों को नहीं बुलाया जो वहीं खड़े हुए थे। विपुल जी और सीखा जी की आंखों में आंसू थे। अमृत और अर्जित की आंखों में भी नमी थी, पर रूही और नेहा के चेहरे पर गुस्सा था। मोम, डैड क्या आप नहीं चलेंगे? रूही प्यार से बोली। तो सीखा जी बोली, अगर हम जाएंगे तो नियति और भी गुस्सा हो जाएगी। उसकी बर्थडे है, हमें उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। विपुल जी भी उनकी बातों से सहमत। दोनों उन्होंने कभी नियति का बर्थडे नहीं मनाया था, तो कैसे वो अब उसे विश करने जाएंगे। मोम, आप क्यों ज्यादा सोच रही हो, हम दूर रहेंगे, उसे गुस्सा नहीं होने देंगे, अमृत बोला। तो विपुल जी, सीखा जी और दोनों भाई भी चले गए। उनके पीछे पीछे रूही और नेहा भी चली गई। रूही को गुस्सा आ रहा था, वो तो चाहती थी उसकी मोम पहले की तरह नियति की बर्थडे में जाने से मना कर दे, पर लगता है अब उसकी मोम की मन में उसके लिए उतना जगह नहीं है और ये नियति उसकी मोम के दिल में इम्पोर्टेंट हो रही है। वहीं नियति अभी अभी फ्रेश होकर आई थी। डोर नॉक हुआ तो नियति ने दरवाजा खोला। सामने आदित्य खड़ा और अपनी चमकती दांतों के साथ देसी कोलगेट का एडवर्टाइजमेंट कर रहा हो। अभी ठीक 12 बजे बजा तो आदित्य जल्दी से साइड हट गया। उसके पीछे जय और आकाश खड़े थे। जय के हाथ में केक था। तीनों भाई एक साथ चिल्ला कर बोले, हैप्पी बर्थडे लिटिल सिस्टर, हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस। नियति हैरान हो गई, तो क्या उन्हें याद है कि आज नियति की बर्थडे है? थैंक यू भाई, नियति ने तीनों को प्यार से कहा। तभी दादाजी, दादी माँ, कौशल्या जी और ब्रिजेश जी भी आगे आए और एक एक करके नियति को बर्थडे विश किया। नियति ने उन्हें भी थैंक यू कहा। तभी विपुल जी और सीखा जी, दोनों भाई नेहा और रूही भी आ गए। उन चारों को देखकर नियति का अच्छा खासा मूड तुरंत खराब हो गया। तभी विपुल जी और सीखा जी ने भी प्यार से उसे हैप्पी बर्थडे बोला और बोले, भगवान उसकी सारी विश पूरी करे। और अमृत और अर्जित ने भी उसे बर्थडे विश किया। नेहा और रूही ने ना चाहते हुए भी झूठी स्माइल के साथ उसे बर्थडे विश किया। नियति ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, वाह मिस्टर एंड मिसेस शेखावत, हाउ स्ट्रेंज कि आप जैसे घटिया माँ बाप भी मुझे बर्थडे विश कर रहे हैं, वो भी पहली बार। आप दोनों तो मुझे मारना चाहते थे ना? कहीं विश करने के आड़ में आप दोनों मुझे श्राप तो नहीं दे रहे हो ना? पर मैं बताऊं, आपके श्राप से भी मुझे कुछ नहीं होने वाला। मैं तो खुद ही तुम सबकी जिंदगी को तबाह करने वाली श्राप हूं। मिसेस सीखा शेखावत, अगर आपके बस में होता तो तब तो आप मुझे कब का मार चुकी होती है ना? आज तक तो आप सब ने कभी बचपन से मुझे बर्थडे विश नहीं किया, फिर आज ये अचानक क्या हो गया? क्या आपको जल्दी याद आ गया आपकी नियति नाम की कोई बेटी थी जो अब नहीं है? और बाकी रही मेरी विश के बात जो आप फुलफिल होने की बात कर रहे हैं, मेरी एक ही विश है, तुम सब दिन रात रोकर बिताओ और तुम्हारी मनहूस घटिया बेटी के साथ तुम सब कब्र में लेटकर आराम करो। नियति की बात उन सब की दिल में किसी खंजर की तरह लगी थी। सीखा जी कुछ नहीं बोली, वो वहां से रोती हुई भाग गई। विपुल जी ने लाचारी और उदासी से नियति को देखा और बोले, नियति क्या तुम हमें इतनी ज्यादा नफरत करती हो? आज तुम्हारी बर्थडे है, क्या हम सब एक साथ एक दिन के लिए हंसी खुशी बात नहीं कर सकते? उनकी बात सुनकर नियति हंसते हुए बोली, हंसी खुशी बात करे? सच में मुझे तुम सबसे घिन आती है।
नफरत की कोई हद नहीं है मिस्टर शेखावत। क्या आपको कभी पहले मेरी बर्थडे याद था? क्या जब आप अपनी प्यारी मनहूस बेटी के जन्मदिन मनाते थे? क्या तब आपको याद आता था आपकी एक और बेटी है जिसकी बर्थडे आप हर साल भूल जाते हो? या फिर जानबूझकर याद ही नहीं करना चाहते हो? फिर अब मेरी बर्थडे आपको क्यों मनाना है मिस्टर विपुल शेखावत? आप सिर्फ आपने पहली बीवी की बच्चों के बाप बनके रहिए, यही अच्छा होगा। मेरे बाप बनने की कोशिश मत कीजिए। मेरे पिता कब का मर चुके हैं, मैंने इसी हाथ से उनके कब्र पर फूल चढ़ाए हैं। मैं कैसे गलत हो सकती हूँ? नियति, क्या तुम ज्यादा नहीं बोल रही हो? रूही उदास होने का नाटक करते हुए बोली। तो नियति ठंडी आंखों से उससे घूरते हुए भयानक आवाज में बोली, तो किसने कहा मेरी रूम के बाहर आकर मेरी बातें सुनने को और कुत्तों की तरह भौंकने को? गेट आउट। नियति की बातें रूही की गाल पर तमाचे की तरह लगा था। विपुल जी ने चारों को वहां से चलने के लिए बोला। वो नहीं चाहते थे नियति उनकी वजह से अपनी सेलिब्रेशन खराब करे। उनके जाने के बाद नियति ने केक कट किया और बारी बारी से सबको खिलाया। थोड़ी देर बाद दादी माँ बोला, बस चली, बच्ची को रेस्ट करने दो, वो थक गो है, कल पूजा भी है, उसे जल्दी उठना होगा। उनकी बात सुनकर सब नियति को गुड नाइट कहकर रूम से बाहर चले गए। वहीं सीखा जी अभी भी रो रही थी। विपुल जी, वो हमें कभी माफ नहीं करेगी। बहुत बड़ी गुनाह कर दिया हम सब ने, मैंने सबसे बड़ा पाप किया है। विपुल जी उनकी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोले, इसमें मैं भी उतना ही जिम्मेदार हूँ, ये सब मेरी वजह से हुआ, इसलिए खुद को दोष मत दीजिए। कल आपके घर वाले आएंगे, आप उनसे बात करना, क्या पता वो आपको माफ कर दे। पर हमारी बेटी तो हमें कभी माफ नहीं करेगी ना विपुल जी, सीखा जी रोते हुए बोली। हम उसे टाइम दे देते हैं, वो जरूर हम एक्सेप्ट करेगी, एक दिन देखना। सीखा जी को फिर भी भरोसा नहीं था। आज रात किसी की खुशी में तो किसी की गुस्से में तो किसी की रोते हुए निकल गई। सुबह का वक्त, दादी माँ और कौशल्या जी ने पूजा की सारी तैयारियां कर लिया था। सीखा जी भी उनकी मदद करना चाहती थी, पर दादी माँ ने उन्हें मना कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि सीखा को तैयारी करते देख नियति पूजा में बैठने के लिए भी मना कर दे। ऐसे भी बहुत मुश्किल से तो वो पूजा में बैठने के लिए मानी थी, वरना हर साल तो वो बस मंदिर में नियति के लिए पूजा रखवाती थी। भारद्वाज फैमिली भी नियति के लिए मंदिर में पूजा करके दान करते थे, पर इस बार जब नियति यहाँ है तो वो उसे मना नहीं करने देने वाली थी। तभी भारद्वाज फैमिली के सभी लोग घर में एंटर हुए। जगजीत जी, रुक्मणी जी, नियति के दोनों मामा मामी, प्रमीत, अरहान और अरमान तीनों साथ में अंदर आ रहे थे। उन सब को देखकर सीखा जी की आंखों में आंसू आ गए। कितने सालों बाद वो अपने माँ, पापा, दोनों भाई और भाभी को देख रही थी। सीखा जी जल्दी से उनकी तरफ भागकर चली गई। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।